हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन बाय एन पैरेलल स्लिट। जैसा कि आपको डायग्राम में शो किया गया है। इसके पहले हमने सिंगल स्लिट की बात की है, इसके पहले हमने डबल स्लिट की बात की है। तो एक बार इसको देखने के पहले उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कर लें, क्योंकि उनसे जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं उन रिजल्ट्स को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। साथ ही साथ पॉलीगन मेथड की हेल्प से हम जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस पॉइंट पी डैश पर हम फाइंड करेंगे। ये पॉइंट पी है आपका और वो पॉइंट पी डैश है। आगे की तरफ सोर्स होता है और सोर्स से L1 लेंस पर जो है वेव्स ऑपरेट होती है, तो एक प्लेन वेव फ्रंट बनता है और ये प्लेन वेव फ्रंट इस स्लिट पर ऑपरेट होता है। इस स्लिट से एक तो होता है आपका डिफ्रैक्शन, और डिफ्रैक्शन के बाद में यहाँ पर क्या होगा, इसका इंटरफेरेंस होगा सेम एज टू पैरेलल स्लिट। तो यहाँ पर हम जो है देखते हैं, तो यहाँ से जब लाइट्स वेव आती है तो यहाँ अगर हम सिंगल स्लिट की बात करें तो सिंगल स्लिट पर लाइट वेव आती है और वेव आकर क्या होती है, वो थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट हो जाती है और डिफ्रैक्ट होकर के इस पॉइंट पी डैश पर जाकर के क्या करती है, ये अपनी इमेज रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कहें कि यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस मैं निकाल लेता हूँ। ये पाथ डिफरेंस आपका कुछ इस तरह से होगा। इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं जी पॉइंट। मतलब S1 पी डैश और G पी डैश ये सेम पाथ डिफरेंस पर है, सेम पाथ पर है। इनके भी जो पाथ डिफरेंस है वो S2G के इक्वल है। ये थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट हुई है यहाँ से, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इस एंगल की बात करूँगा मैं तो ये एंगल भी कितना बनेगा आपका, थीटा ही तो होगा। हम बिल्कुल मैथमेटिकली इसको पहले भी प्रूव कर चुके हैं और मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इससे वेव आ रही है, जो वेव पैरेलल आ रही है वो तो पॉइंट पी पर जाकर के जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट जनरेट कर रही है। बट यहाँ पर हमने सिंगल स्लिट में देखा था, सिंगल स्लिट में लाइट आती है तो वो लाइट का कुछ पोर्शन थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हो जाता है और इस पॉइंट पी डैश पर पहुँचता है। हमने यहाँ पर जो है 4 स्लिट ली है, S1, S2, S3 एंड S4। जब लाइट यहाँ से आता है तो लाइट यहाँ से आके डिफ्रैक्ट होता है और इस पॉइंट पी डैश पर जाकर के क्या करता है, अपना रिजल्टेंट इंटेंसिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। अब पॉइंट पी डैश पर मुझे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि पाथ डिफरेंस कितना है और फेज डिफरेंस कितना है इन वेव्स के बीच में। तो हम उसी चीज़ को यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब क्या होता है कि यहाँ से S1 पी डैश और S2 पी डैश के बीच पाथ डिफरेंस कितना होता है आपका, S1G के इक्वल होता है। तो ये आपका पाथ डिफरेंस होता है ना। सबसे पहले क्या हो रहा है, वेव यहाँ से चल रही है और यहाँ चल करके यहाँ पहुँच रही है, अपनी रिजल्टेंट डिफ्रैक्शन कर रही है। तो डिफ्रैक्शन के लिए हमने जो एम्पलीट्यूड यहाँ फाइंड किया था पहले, वो एम्पलीट्यूड था आपका आर डैश, बोल देता हूँ इसको मैं। तो आर डैश इज इक्वल टू A0 साइन अल्फा ओवर अल्फा। ये हमने रिजल्टेंट जो आपका निकाला था एम्पलीट्यूड, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट की थी वो इंटेंसिटी थी आपकी I0, जहाँ A0 इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो ये बन जाएगी I0 और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में अल्फा स्क्वायर। ये कंडीशन हमने निकाली थी भाई। जब आपका 2 स्लिट से डिफ्रैक्शन हो रहा था तो 2 स्लिट से डिफ्रैक्शन के कारण से हमने जो है ये यहाँ पर इंटेंसिटी फाइंड की थी। सिंगल स्लिट के लिए भी हमने इसी को फाइंड किया था। सिंगल स्लिट के लिए हमने कहा था कि सिंगल स्लिट से जब डिफ्रैक्शन होता है तो पॉइंट पी डैश पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये होती है और रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होता है ये एम्पलीट्यूड है और ये इंटेंसिटी हमें मिल जाती है। ठीक है, अब पॉइंट पी डैश पर जब वेव पहुंची, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले भी कहा है कि भाई इस तरह से आपका वेव्स आती है। देखो मैंने कैसे लिया इस चीज़ को, ये वेव्स आपकी पैरेलल आ रही है और ये लेंस के थ्रू कुछ रेज तो यहाँ जा रही है सीधी, और कुछ रेज जो हो रही है वो थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट होकर कहाँ पहुँच रही है, ये जो यहाँ से चल करके ये यहाँ पर, यहाँ एल लेंस एल लगा रखा है मैंने यहाँ पर, और ये एल लेंस के थ्रू यहाँ पर। मतलब थीटा एंगल से ये जो वेव्स होती है ना यहाँ पर डिफ्रैक्ट होती है यहाँ से थीटा एंगल से। तो यहाँ से हम इसके बीच पाथ डिफरेंस निकालते हैं। वो पाथ डिफरेंस इतना होता है इन रेज और इन रेज के बीच में। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ये वेव, ऐसे पहुँचती है। ठीक है, यहाँ से ऐसे होकर के ये थीटा एंगल से। ओके,
तो ये जो वेव्स यहाँ पहुँचती है वो वेव्स क्या होती है, यहाँ थीटा एंगल से, हर रेज यहाँ से डिफ्लेक्ट हुई है थीटा एंगल से, और पाथ डिफरेंस आपका यहाँ से और यहाँ के बीच इतना है। यहाँ पर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलती है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अब मुझे मिलती है पॉइंट पी डैश पर, वो पॉइंट पी डैश पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होती है वो एज अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वर्क करते हैं। अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको ये लाइट तो यहीं से आता हुआ दिखेगा ना, वो नहीं जानता लाइट यहाँ से आ रहा है यहाँ से आ रहा है। वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को अगर यहाँ से वॉच करता है ऑब्जर्वर तो उसको ये जो पॉइंट पी डैश है ये लाइट सारा कहाँ से आता हुआ दिखेगा, इस यहाँ से आता हुआ दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो बनने वाला जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो एज अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वर्क करेगा, जिसके लिए अपन मान सकते हैं कि ये S1 है। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने कहा है यहाँ पर। एक स्लिट से डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा जिसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये होगा, जिसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये होगी। इस स्लिट से बनेगा आपका यहाँ पर जो रिजल्टेंट जो भी आपको यहाँ पर लाइट मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, जिसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये होगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये और रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये होगी। और वहाँ पर वो किसकी तरह, एज अ सोर्स, ये S1 की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ से वाला कितना S2 सोर्स की तरह, यहाँ वाला S3 सोर्स की तरह और S4 ये भी सोर्स की तरह। तो ये चारों सोर्स कैसे हैं आपके, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है। और कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट जब होता है हमारे पास में, तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू हमने डबल स्लिट में देखा था कि यहाँ पर डिफ्रैक्शन के बाद में इन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाली वेव का इंटरफेरेंस होता है और इंटरफेरेंस पैटर्न हमें स्क्रीन पर मिल जाता है। तो इसी फेनोमेनन को हम यूज़ कर रहे हैं और इसी फेनोमेनन को यूज़ करके मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये S1, S2, S3, S4 एज अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट वर्क कर रहे हैं। इन सब से निकलने वाले लाइट का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये है, इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतनी है। अब हम कहते हैं कि जो स्लिट की जो विड्थ है आपकी, ईच स्लिट की विड्थ है, ईच स्लिट की विड्थ कितनी है आपकी, ई है। और जो ये आपका नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है आपका, ठीक है ना, स्लिट वाला। और जो नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट है, जो एपरेचर वाला पार्ट है, वो पार्ट कौन सा है आपका, ये है। इसकी विड्थ को मैं कितना बोल देता हूँ, ये मैंने बी ली है तो ये विड्थ मैं कितनी ले लेता हूँ, यहाँ से ये मैं ले लेता हूँ बी। तो यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, E प्लस बी। ठीक है ना, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करें तो E प्लस बी। अब मैं ऊपर से कितना, ये पॉइंट जस्ट इस स्लिट के मिडिल में है तो यहाँ से ये कितना खिसक जाएगा, E/2। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा आपका, जो स्लिट का डिस्टेंस है वो E/2 बचेगा। फिर ये आपका कितना बचेगा, ये प्लस बी है। और यहाँ से हम जो ये यहाँ तक की बात कर रहा था मैं, E प्लस बी, ये यहाँ तक है आपका, यहाँ तक है, ये B है, वो E था, ये B है। अब ऊपर से E/2 पॉइंट नीचे खिसक गया हूँ मैं, S1 को ठीक मिडिल में लिया है इस स्लिट के मैंने। जब इस स्लिट के इसको ठीक मिडिल में लिया है मैंने, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, ठीक मिडिल में लिया है तो यहाँ से हम ऊपर से E/2 नीचे खिसके हैं तो यहाँ से भी क्या होगा, E/2 हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये पोर्शन E/2, ये B और ये E/2। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा S1 और S2 के बीच में, तो S1 और S2 के बीच टोटल डिस्टेंस E/2 प्लस B और प्लस का E/2। मतलब हमेशा जो डिस्टेंस रहेगा वो E प्लस बी ही होगा, ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो यहाँ से दोनों सोर्सेस S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो E प्लस बी है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसका जो है पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन किसके बीच निकालते हैं अपन, S1 P डैश एंड S2 P डैश। S1 P डैश और S2 P डैश के बीच पाथ डिफरेंस निकालते हैं। तो जरा बताओ ये पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो हम निकाल लें भाई, ये S2G के तो इक्वल होगा और ये एंगल था तो ये एंगल भी थीटा है, तो मैं निकाल सकता हूँ साइन थीटा दैट्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये बन जाएगा आपका S2G और अपॉन में S1 S2, और S1 S2 के बीच की डिस्टेंस कितनी ली है मैंने अभी, E प्लस बी के इक्वल है। क्लियर है, यहाँ से पाथ डिफरेंस निकल जाएगा S2G इज इक्वल टू E प्लस बी साइन ऑफ थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। चलो इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, ये इक्वेशन सेकंड कह देता हूँ। ये दोनों इक्वेशंस फर्स्ट बोल दी मैंने, ठीक है ना। तो अब जब पाथ डिफरेंस इतना है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, तो फेज जो डिफरेंस होगा आपका क्या होगा, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना बन जाएगा, तो फेज डिफरेंस जो होता है ना, वो कितना होता है, ये होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। कितना है पाथ डिफरेंस, E प्लस बी साइन ऑफ थीटा।
और इसको मैं बोल देता हूँ 2 बीटा के इक्वल। आपको ध्यान आ रहा होगा मैंने लास्ट जब डबल स्लिट की बात की तो बीटा इज इक्वल टू कहा था मैंने पाई अपॉन लेमड़ा ई प्लस बी साइन थीटा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 बीटा इज इक्वल टू इतना, इसको इक्वेशन बोल दिया मैंने थर्ड। तीसरी इक्वेशन मेरे पास में आ गई है, तो थर्ड इक्वेशन हमने इसको यहाँ पर कह दिया। ये आपका फेज डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस है, और ये आपका फेज डिफरेंस है जो 2 बीटा के इक्वल मैंने यहाँ पर इसको माना है। ठीक है, और जो ईच वेव है यहां से निकलने वाली ईच वेव का एम्पलीट्यूड इतना है, S1 S2 S3, हम दो स्लिट को लेकर चल रहे हैं, तो S1 से निकलने वाली और S2 से निकलने वाली दोनों के बीच जो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, यहां से निकलने वाली वेव का एम्पलीट्यूड भी इतना है, यहां से निकलने वाली वेव का एम्पलीट्यूड भी इतना है, यहां पर पहुंचने जो इंटेंसिटी उसकी जो इंटेंसिटी इतनी है, यहां से पहुंचने वाली वेव की इंटेंसिटी इतनी है। अब इन दोनों वेव का क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा, और इन दोनों वेव्स के बीच जो ये पार्ट डिफरेंस है और ये आपका फेज डिफरेंस है। तो ये चार चीज़ें हमने यहाँ पर निकाल दी हैं। अब आगे हम इसको जो सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ से जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो आपके पास इतना है ना, और मैं यहाँ से जो है मतलब एक वेव का एम्पलीट्यूड इतना है और दूसरी वेव, दो वेव का सुपरपोजिशन हो रहा है, तो मैं दोनों वेव्स का क्या निकालना चाहता हूँ, एम्पलीट्यूड। मैं यहाँ पर n पैरेलल स्लिट ली है मैंने, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 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 और यहाँ और भी अगर n स्लिट्स है यहाँ पर, तो इन सब स्लिट्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो आपका इतना ही होगा जितना मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। तो अब अपन यहाँ से इसको लेके चलते हैं और पॉलीगन मेथड से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ से बोल देता हूँ कि भाई यहाँ से आपकी जो वेव है, ये जो इस तरह से वेव चल के आ रही है आपकी ऐसे, फिर ये इसको यहाँ से मैं कुछ इस तरह ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह ले लेता हूँ, ये अपने पास में ये मैंने कुछ बात करी है, ये आपका S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है, ये S3 सोर्स है, ये S4 सोर्स है, डैश डैश डैश, ये आपका nth सोर्स है। हमने n सोर्स लिए हैं, उसी को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, n स्लिट, तो ऐसे है आपका, ये कैपिटल N बोल देता हूँ इसको। अब देखो यहाँ जो वेव चल रही है, ये वेव चल के जा रही है, बट जैसे ये स्लिट S1 पे पहुँचेगी तो क्या होगा, इसका डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो डिफ्रैक्शन के कारण से ये वेव कुछ ऐसे टर्न हो जाएगी इसकी, और इसकी जो इंटेंसिटी वो कितनी है, इतनी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ S1 से निकलने वाली वेव की रिजल्टेंट इंटेंसिटी इतनी है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसका इतना है, मतलब इस वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इतना है। ये डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा और कितने एंगल से ये कितना फेज डिफरेंस होगा इनके बीच में, तो वो होगा 2 बीटा केवल, जो मैं शो कर चुका हूँ। यहाँ से निकलने वाली वेव, S1 और S2 से निकलने वाली वेव के बीच जो फेज डिफरेंस है वो 2 बीटा है, तो ये डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा और S1 और S2 के बीच में कितना फेज डिफरेंस, 2 बीटा होगा। अब S2 से जो वेव निकल रही है वो वेव आगे की तरफ जा रही है, तो उसमें भी क्या होगा, डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो ये वेव कुछ आपकी ऐसे टर्न हो जाएगी ऐसे, जिसका एम्पलीट्यूड फिर से कितना होगा, जिसका एम्पलीट्यूड इतना होगा। और यहाँ से अगर मैं कहूँ तो ये S1 और S2 के बीच फेज डिफरेंस कितना है, S2 और S3 के बीच में कितना है, 2 बीटा, और ऑलरेडी ये 2 बीटा था, मतलब S1 और S3 के बीच फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, टोटल फेज डिफरेंस हो जाएगा आपका 4 बीटा। क्लियर है, मतलब S2 और S3 के बीच फेज डिफरेंस कितना है, फिर से 2 बीटा है, बट S1 और S3 के बीच कितना हो जाएगा, 2 बीटा, तो ये था 2 बीटा, ये हो गया और इक्वली 4 बीटा हो गया। अब हम बात करें S3 और S4 के बीच में, तो S3 और S4 से चलने वाली वेव से उनके बीच में ये कंडीशन होगी, मतलब यहाँ से फिर से डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा S3 और S4 के बीच में, और यहाँ से अगर मैं इन दोनों वेव्स की बात करूँ तो ये वाला एंगल जो रहेगा, मतलब ये आपकी S3 से निकलने वाली वेव, ये हमारी S4 से निकलने वाली वेव, इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा, अगेन 2 बीटा होगा, और ये कितना हो चुका है आपका, ये ऑलरेडी पहले ही 2 बीटा प्लस 2 बीटा मतलब 4 बीटा हो चुका है, तो टोटल फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 6 बीटा के इक्वल होगा। और इसी प्रकार से अगर हम nth सोर्स की बात करें तो यहाँ से S4 और Sn के बीच में फिर से डिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये वेव यहाँ कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे इस तरह से, और यहाँ से ये जो फेज डिफरेंस बन रहा है ये कितना बन रहा है आपका, n बीटा, ठीक है, और ऑलरेडी चल रहा है 6 बीटा, और ये टोटल जो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 6 बीटा प्लस वो, मतलब S4 और Sn से चलने वाली वेव के बीच जो फेज डिफरेंस जो आपका बन जाएगा, टोटल जो यहाँ का बनेगा ना, यहाँ का टोटल ये कितना बन जाएगा आपका, 2n बीटा नहीं होगा क्या, n इंटू 2 बीटा, भाई 2 इंटू 2 बीटा, 2 इंटू 3 बीटा, 3 इंटू 2 बीटा, अरे 2 बीटा था तो 2 इंटू 2 बीटा, 3 इंटू 2 बीटा, 4 इंटू 2 बीटा, चल रहा है ना ऐसे ही, तो n के लिए क्या बन जाएगा, n इंटू 2 बीटा। तो ये जो यहां से चलने वाली वेव
और यहाँ से चलने वाली वेव्स के बीच जो रिजल्टेंट फेज डिफरेंस होगा वो रिजल्टेंट फेज डिफरेंस कितना होगा, 2n बीटा होगा। अगर मैं सब एम्पलीट्यूड के पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, एक अर्क मिलता है, जिस अर्क को मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस अर्क को ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे मुझे एक अर्क मिलेगा, यहाँ पर कुछ ऐसे ही तो अर्क मिलेगा मुझे, ऐसे बिल्कुल मिलेगा। और इस अर्क का कोई ना कोई यहाँ पर सेंटर भी होगा। भाई ये क्या है, एक अर्क है, तो अर्क क्या है, एज ये क्या है आपका, एज, चलो इसको दोबारा मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ, और ये है आपका एक अर्क मुझे मिल गया यहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर मैं कंप्लीट करूँगा तो कोई ना कोई सेंटर भी होगा इसका, ये एक सर्किल बनेगा। यहाँ ये nth वेव है, ये पहली वेव है, तो दोनों के बीच रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ से यहीं तक का तो होगा, तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, है ना। इसको मैं बोल देता हूँ आर एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट, ये तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं आर एम्पलीट्यूड मिलेगा। और यहाँ पर जो वेव चल रही है ना, ये जो इसको इस तरह से ज्वाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर जो वेव चल रही है ऐसे, तो ये जो एंगल कितना है आपका, 2 बीटा से लेके चले थे अपन, पहली वेव और दूसरी वेव के बीच 2 बीटा, इसी प्रकार से आगे भी, है ना। और ये एक अर्क बनता है, इन सब एम्पलीट्यूड के पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो एम्पलीट्यूड के पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर मुझे एक अर्क मिलता है। यदि मैं फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को मैच करता हूं तो मुझे इस पॉइंट से निकलने वाली वेव और इस पॉइंट से निकलने वाली वेव्स के बीच में रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मुझे यहां पर मिल जाएगा, जिससे हम इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब ये इसका क्या है, सेंटर है इस अर्क का, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, ये सी बोल देता हूँ इसको, सेंटर है तो यहाँ से इसको ज्वाइन किया मैंने, और यहाँ से मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ, ऐसे मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ कर दिया ज्वाइन मैंने दोनों चीज़ों को। तो ये आपका जो है ये सी आर और सी, इसको मैं बोल देता हूँ, इसको ए पॉइंट नाम दे देता हूँ, इसको बी पॉइंट नाम दे देता हूँ। तो सी ए एंड सी बी ये क्या होगी, रेडियस होगी आपकी इस अर्क की, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ मैं, तो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है इसके ऊपर ऐसे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, चलो थोड़ा बीच में ले आता हूँ इसको, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पर कुछ इस तरह से है बिल्कुल। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके इसको मैच करता है, मिलता है इस पॉइंट पर आकर के इसको, ठीक है ना। अब देखिए हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो ये टोटल एंगल जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना था, ये 2n बीटा ही तो था भाई। यहाँ से निकलने वाली और यहाँ से निकलने वाली वेव के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, तो 2n बीटा का फेज डिफरेंस है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है हम एंगल्स को पहले देख लेते हैं, एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अब, तो यहाँ से मैं फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, तो यहाँ से और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने इसके ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं इसको कुछ इस तरह से यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, लगभग परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, आपको डायग्राम में थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये एंगल अप्रोक्सीमेट 90 और ये एंगल भी अप्रोक्सीमेट 90 ही होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये लगभग जो टेंजेंट लाइन होती है वो रेडियस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। अब हम कहें कि ये पूरा एंगल जो बन रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का इंक्लूडिंग दीज ये वाला, इसको पूरे को इंक्लूड करके ये एंगल बन रहा है 90 का। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 90 माइनस 2 बीटा का होगा। अब देखो ये एंगल 90 माइनस 2 बीटा, ये एंगल 90, तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 और 90 माइनस 2 बीटा ये वाला है ना, ये पूरा एंगल यहाँ से पूरा कितना है आपका, अरे ये पूरा कितना है आपका, ये इसकी बात कर रहा हूँ, चलो मैं ये पूरा एंगल 90 है और ये मैंने यहाँ तक खींचा, मतलब इसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ जो 2 बीटा को ऐड करके, है ना, टोटल एंगल, क्योंकि ये इसकी क्या है, टेंजेंट लाइन है, ये आपका क्या है, रेडियस है। तो रेडियस टेंजेंट लाइन पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ये वाली कंडीशन देखो, ये ऐसे और ये ड्रॉ हो रहा है, तो ये जो एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ ना मैं, ये एंगल इतना ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये 90 डिग्री का है तो ये वाला जो एंगल बचेगा मेरे पास इतना सा, यहाँ से यहाँ तक का 90 माइनस 2 बीटा होगा, ये आपका 90 हो ही चुका है ना। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, जब ये 90 माइनस 2 बीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, छोटा सा एंगल जो बन रहा है यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये 2 बीटा ही तो होगा। क्लियर है, क्योंकि ये ट्राइंगल बनता है कि।
अगेन हम बात करें तो यहां से लेकर के, अब देखो यहां से चलने वाली वेव ये ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दूं, ये S2 से, तो टोटल कितना आया था 4 बीटा आया था, मतलब ये एंगल कितना होगा 4 बीटा होगा, है ना। इसके और इसके बीच में 2 बीटा, इसके और इसके बीच में 2 बीटा, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक का जो बनेगा वो 4 बीटा ही तो ले रहा हूं मैं, इसको ऊपर समझा चुका हूं इस चीज को मैं, थोड़ा आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी चीजें यहां पर, ठीक है ना। तो ये जो रे निकल रही है और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल रहा है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और ये रे, इन दोनों के बीच एंगल कितना आ रहा है 4 बीटा ही तो आ रहा है, तो ये 4 बीटा कह दिया, ये 4 बीटा है, ये आपका 90 है, और ये कितना बनेगा, ये टोटल जो ये भी 90 बनेगा आपको, ये रेडियस है और ये, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा पूरा ये वाला। जब ये पूरा 90 है, ये 4 बीटा है, तो ये क्या बनेगा आपका 90 माइनस 4 बीटा, और जब ये 90 माइनस 4 बीटा है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहां से ये बन जाएगा हमारे पास में 4 बीटा। आया समझ में, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये 4 बीटा है और इसके रेस्पेक्ट में 2 बीटा, क्योंकि 2 बीटा पहले हो चुका है, तो इसके रेस्पेक्ट में कितना 2 बीटा, 4 बीटा माइनस 2 बीटा, मतलब 2 बीटा का डिफरेंस चल रहा है ना, बट इसके रेस्पेक्ट में कह रहा हूं कि 4 बीटा, मैंने यहां पर रिजल्टेंट 4 बीटा लिया, इसलिए ये एंगल भी 4 बीटा आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं और आगे लाइंस ज्वाइन कर दूं, इसको और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से निकलने वाली वेव, ये एंगल कितना है आपका टोटल 6 बीटा आ रहा है। जब ये 6 बीटा है तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी तो 6 बीटा हो जाएगा, नहीं होगा क्या 6 बीटा, पॉलीगॉन मेथड है, हम उसी प्रकार सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 6 बीटा आपका बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं आगे लेते हुए चलूं इसको, तो यहां पर जो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपका 2n बीटा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। और हम फाइंड करना चाहते हैं, अब देखो मैंने इसको समझा दिया, इसको मैंने समझाया है, इसको मैंने ड्रॉ किया है कि ये एंगल 2 बीटा है, ये एंगल 4 बीटा है, ये एंगल 6 बीटा, आगे चलता जाएगा ये, और 2n इंटू 2 बीटा मुझे मिल जाएगा, 2 बीटा का मल्टीपल, ये 2 इंटू 2 बीटा, 3 इंटू 2 बीटा, 4 इंटू 2 बीटा, तो n इंटू 2 बीटा जो मैंने यहाँ लिखा और उसको मैंने शो भी किया है, यहाँ पर 2n बीटा एंगल होगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू फाइंड, क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं क्या चीज़, हम फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पर जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ए बी, है ना, वी वांट टू फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए बी किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू सिंगल स्लिट, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको रेस्पेक्ट मानना पड़ेगा किसी न किसी को, ऐसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सिंगल स्लिट के रेस्पेक्ट में, इस सिंगल स्लिट के रेस्पेक्ट में हम एन स्लिट्स की बात कर रहे हैं, तो वी वांट टू फाइंड ए बी विद रेस्पेक्ट टू सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट को मैं यहाँ से फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो वी वांट टू फाइंड ए बी विद रिस्पेक्ट टू सिंगल स्लिट, मतलब अब हम बात करेंगे सिंगल स्लिट की, एन स्लिट की हमने बात कर दी यहाँ से, तो एन स्लिट की बात करने के बाद में अब अपन यहाँ पर सिंगल स्लिट की बात करने जा रहे हैं। क्लियर है। तो यहां से हम सिंगल स्लिट की बात करेंगे, और यहां से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैंने इसकी मानी है, जो ए बी माना है वो मैंने आर माना है। भाई हम बात अगर कर लें, यहां पे लिख देता हूं कि ए बी कितना है आपका आर के इक्वल मान लिया, चलो मैंने बोल दिया ए बी जो है आपका ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इसको मैंने आर बोल दिया, और डी, इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूं, ये पॉइंट क्या है आपका डी पॉइंट है। इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा कि AD और DB एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब A से लेकर के जो D तक की डिस्टेंस है ना, वो कितनी हो जाएगी आपकी, इस AB की जस्ट हाफ हो जाएगी, और AB बराबर R माना है मैंने, तो AB की जस्ट हाफ हो जाएगी ये। क्लियर है। अब मैं यहां से निकालता हूं भाई ये पूरा एंगल, सुनिए ध्यान से जरा, ये पूरा एंगल 2n बीटा था, तो मुझे बताओ जब ये इसका अगर मिडिल पॉइंट ले लिया मैंने D को, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस भी इसके इक्वल हो गई है। ध्यान दें, ये मिडिल पॉइंट है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल, इसका मतलब जो एंगल होगा ना ये वाला, ये पूरा एंगल 2n बीटा, तो मुझे बताओ ये जो एंगल बनेगा यहां से ये कितना बनेगा आपका, क्या ये n बीटा नहीं होगा, पूरा एंगल 2n बीटा, ये मिडिल पॉइंट, तो ये भी n बीटा और ये भी n बीटा, तो ये एंगल कितना बन जाएगा आपका n बीटा हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, हमें बहुत ध्यान से समझना होगा इसे। तो ये आपका एंगल n बीटा ये वाला ले लिया, ये n बीटा एंगल इसको बोल दिया मैंने। और अब मैं यहां से निकाल लेता हूं n बीटा, साइन n बीटा की वैल्यू, तो साइन n बीटा मेरे पास क्या बनेगा, यहां लिख देता हूं इसको मैं, तो साइन ऑफ n बीटा दैट्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू में निकाल लेता हूं, तो साइन n बीटा बराबर क्या रहेगा आपका, साइन n बीटा बराबर, अगर हम n बीटा की बात करें, इसके सामने की लाइन कौन सी है आपकी, यही तो है, ये एंगल ले रहा हूं, सामने की लाइन AD है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब कि AD अपॉन में AC, सीधी सी बात है, तो ये AD अपॉन में कितना हो जाएगा आपका AC हो जाएगा, ठीक है ना। तो AD इजिकल टू कितना बन जाएगा, तो AD इजिकल टू बन जाएगा आपका AC साइन बीटा, साइन ऑफ n बीटा, ये निकाल लिया मैंने इस पॉलीगन मेथड से, n स्लिट्स की बात कर रहा हूं मैं इसीलिए।
तो AD इज इक्वल टू AC, और AD की वैल्यू क्या है आपकी, ये हाफ R है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका R/2 होगा बिल्कुल, और साथ में कितना बन जाएगा AC साइन बीटा। मैं AC को फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूं, मैं इसको बाद में सॉल्व करूंगा। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी ये 4th इक्वेशन आ गई। क्लियर। यहां से फिर सुन लेना, यहां से वेव चल रही है और यहां से इस वेव का डिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा S1 पर, और कितने एंगल से, 2 बीटा फेज डिफरेंस से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां पहुंचेगी। यहां पर S2 और S3 के बीच फिर से डिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो यहां से इसके रेस्पेक्ट में ये रे जो है 2 बीटा एंगल से फिर फेज डिफरेंस आ जाएगा S2 और S3 के बीच में। तो S1 और S3 के बीच टोटल फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 बीटा। यही करते करते हम nth तक पहुंचे हैं। तो देखें यहां पर 2 बीटा, 2 इंटू 2 बीटा, 3 इंटू 2 बीटा, इसका मतलब n स्लिट और इसके पहले वाली स्लिट के बीच कितना फेज डिफरेंस होगा, तो वो 2n बीटा होगा। मैंने इन दोनों एंड्स पॉइंट्स को जोड़ दिया और इसको अर्क के अकॉर्डिंग मान लिया, तो ये डायग्राम मेरे पास मिलता है। इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने B बोल दिया, और इसका कोई ना कोई एक सेंटर भी होगा, क्योंकि एक अर्क बन रहा है, तो कोई किसी किसी सेंटर का ही पोर्शन है, किसी आपके ये बोल सकते हैं कि कोई ना कोई जो है आपके वृत्त का, कोई ना कोई सर्किल का ही पोर्शन है। तो मैंने इसको एक सेंटर बोल दिया, इसका C है। C से B मिलाया, C से A मिलाया, और यहाँ से एक जस्ट बीच में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने इसके ऊपर। D पॉइंट है ये, इस AB जो AB का है ये मिडिल पॉइंट है, मतलब AD और DB एक दूसरे के इक्वल होंगे। और अब मैं यहाँ से फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको लाइन लेके चल रहा हूँ, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पर, ठीक है ना। इसको मैंने इससे मिलाया, ये एंगल पूरा आपका 90 है, तो ऑब्वियस बात है ये एंगल कितना होगा आपका 90 माइनस 2 बीटा, ये 90 माइनस 2 बीटा, ये 90, ये भी अप्रोक्सीमेट परपेंडिकुलर होगा। हमें डायग्राम में दिख नहीं रहा है, लेकिन अपन अप्रोक्सीमेट परपेंडिकुलर इसको यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ से ये 90 माइनस 2 बीटा, कि आप बोल रहे हो सर ये दो एंगल कैसे 90 हो गए, ये एक एंगल तो ये वाला है, और मैं तो इस एंगल को भी इंक्लूड कर रहा हूँ जो मैंने समझाया था अभी, मतलब टोटल एंगल इंक्लूड कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग इस आपका जो टेंजेंट लाइन। तो ये 90 माइनस 2 बीटा, ये 90 माइनस 2 बीटा, ये 90, तो ये बन जाएगा आपका कितना 2 बीटा। इसी प्रकार से मैंने फिर से एक और लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर, ये जो मिडिल पॉइंट थी, और मैंने कहा इसके और इसके बीच कितना 4 बीटा का फेज डिफरेंस है। ये 4 बीटा, ये पूरा 90, देखो इंक्लूडिंग कर रहा हूँ ना मैं इसको, ये 90, ये पूरा 90 है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये बनेगा आपका 90 माइनस 4 बीटा। तो ये 4 बीटा, इस प्रकार चलते जाएंगे, तुम्हारे पास टोटल एंगल कितना बन जाएगा 2n बीटा। बट ये आपकी AD जो है ये इसके जस्ट बीच में खींची गई है, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब जब पूरा 2n बीटा था तो ये कितना बनेगा आपका n बीटा बनेगा। ये मिडिल पॉइंट है, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ क्या, AB को मैंने R बोल दिया है, तो AD बराबर इस AB का जस्ट हाफ होगा, है ना। तो AB का जस्ट हाफ होगा मतलब R/2। और अब मैंने निकाल दिया साइन ऑफ n बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो AD अपॉन में कितना है AC, तो AD अपॉन में AC, AD इज इक्वल टू इतना, लेकिन AD क्या है आपका, ये R का जस्ट हाफ है, इस पूरे AB का जस्ट हाफ है, तो ये क्या बन जाएगा R/2, ये मैंने निकाल दिया। और ये क्या हो गया आपका यहाँ से n बीटा बना है, क्या बना है ये n बीटा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जो है निकालना चाहता हूँ फाइंड AB को फाइंड करना चाहता हूँ, बट मुझे कोई ना कोई रेफरेंस इसका चाहिएगा, उसी के रेस्पेक्ट में इसको निकाल पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं AB को फाइंड करूंगा विद रिस्पेक्ट टू सिंगल स्लिट के रेस्पेक्ट में इस AB को हम फाइंड करेंगे। तो सिंगल स्लिट के रेस्पेक्ट में AB को फाइंड करने के लिए अब हम बात करेंगे, सिर्फ सिंगल स्लिट की बात करेंगे, और सिंगल स्लिट के लिए हम पहले भी निकाल चुके हैं यहाँ से। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इस चीज़ के लिए। तो यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं इस एंगल को, इस अर्क को दोबारा ड्रॉ करता हूँ, सिंगल स्लिट की अब बात करता हूँ मैं इसके अंदर अब यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो आपका सिंगल स्लिट के लिए हमने पॉलीगन मेथड की बात की थी, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही अर्क हमने फाइंड किया था, बिल्कुल याद आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। ये जो है ऐसा मैंने एक अर्क फाइंड किया था वहाँ पर, ये और ये 2 पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसके, ठीक है ना। और ये दोनों पॉइंट क्या है आपके, मैं अगेन वही पॉइंट ले लेता हूँ AB, क्योंकि मैं सिंगल स्लिट के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहा हूँ, इसी को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ बट सिंगल स्लिट के लिए। इस पॉइंट को मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज्वाइन कर दूँ, ये ज्वाइन कर दिया इसको मैंने यहाँ से। और ये मैंने जो AB अब बोला है ना, अब जो मैंने AB बोला है वो बोला है कितना मैंने R', और हम कह चुके हैं सिंगल स्लिट के लिए जो आपका एम्पलीट्यूड होता है वो R' ही तो होता है। मैं सिर्फ R' की बात कर रहा हूँ यहाँ से, है ना, सिंगल स्लिट की बात कर रहा हूँ। तो सिंगल स्लिट के लिए जो आपका ये होता है वो कितना होता है आपका R' ही होता है। तो R' बोल दिया, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो गया, सिंगल स्लिट मतलब S1 और S2 से चलने वाली वेव के बीच में, यही तो कह रहा हूँ मैं। तो S1 और S2 चलने वाली वेव के बीच जो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो होता है R'। मैं फिर से इसको ज्वाइन करता हूँ और यहाँ से फिर से मैं इसको जो है एक सेंटर बोल देता हूँ।
चलिए इसको कन्फ्यूजन है इसलिए ए डैश बी डैश कह देता हूँ इसको मैं, और यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन किया है, यहाँ से मैंने इस वाली रे को यहाँ पर लाके ज्वाइन किया है, ऐसे मैंने इसको ज्वाइन किया है यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने रेस ज्वाइन की है यहाँ पर। ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का है, बिल्कुल क्लियर है। और ये जो आपका है ये कितना है, 2 बीटा ही तो है फेज डिफरेंस। जब मैंने अभी कहा था कि S1 और S2 चलने वाली वेव्स के बीच में जो टोटल पाथ डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, 2 बीटा होता है। जस्ट मैंने इसके लिए भी कहा था, तो ये भी आपका 2 बीटा बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक जस्ट यहाँ से मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से मैं ये कहता हूँ कि भाई आपका जो ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया है इस इतने पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए। तो यहाँ से इसको जस्ट मैंने यहाँ से इसको ड्रॉ किया, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने M, और यहाँ से इसको जस्ट मैंने हाफ में डिवाइड किया है, इसको बोल देता हूँ मैं M डैश्ड, बोल दिया। और ये एंगल मैंने अभी अभी कितना कहा था, n बीटा ही तो कहा था, है ना। ये एंगल कितना कहा था मैंने अभी भी, n बीटा ही तो कहा था मैंने। इसको अभी देखो इसी डायग्राम को दोबारा बनाया है मैंने, बट अब मैं इसको एक सिंगल स्लिट के लिए फाइंड कर रहा हूँ। तो ये जो एंगल है आपका इन दोनों के बीच में, इसका अगर मिडिल पॉइंट है, इसको अगर ए बी में कह रहा हूँ, और सिंगल स्लिट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एकदम से बिल्कुल खिचड़ी सी बन जाती है, आप समझ नहीं पाते, इसको अलग से ड्रॉ किया है। वही मैंने ए बी पॉइंट लिए, वही मैंने सी बी पॉइंट लिया है, लेकिन अब मैं सिंगल स्लिट की बात कर रहा हूँ। तो सिंगल स्लिट के लिए जो हम ये कहते हैं कि जो ए बी रहेगा उसके लिए जो एम्पलीट्यूड है वो मैं आर डैश कह देता हूँ, मतलब S1 S2 से निकलने वाली वेव के बीच में इतना आपकी वैल्यू होगी। तो मैंने इसी को निकाल लिया है। यहाँ से मैंने जस्ट एक बीच में एक लाइन ड्रॉ की है, ये M, ये पॉइंट M, ये भी बोल देता हूँ मैं, और ये आपका M डैश, तो ये पॉइंट भी कितना है आपका M डैश बनेगा। और ये अप्रोक्सीमेट आपका 90 डिग्री एंगल है, ये भी आपका अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री एंगल है। क्लियर है। मैं सिंगल स्लिट की बात कर रहा हूँ। ये पूरा एंगल कितना है आपका, ये पूरा का पूरा 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या बनेगा आपका 90 माइनस 2 बीटा बनेगा। इसका मतलब कि ये जो एंगल होगा ना आपका ये वाला, ये कितना होगा 2 बीटा ही तो होगा। ये 90 माइनस 2 बीटा, ये वाला एंगल ये 90, तो ये 2 बीटा। अब मैं यहाँ से फिर से एक और लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ, यहाँ से इसको जस्ट, क्योंकि मैं सिंगल स्लिट की बात करना चाहता हूँ, तो सिंगल स्लिट के लिए मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन किया और यहाँ ला के इसको मिला दिया। इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। ये एंगल आपका 90 है, तो ये एंगल भी आपका कितना होगा 90 ही तो होगा बिल्कुल। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैंने इन दोनों को हाफ किया है, इसका मतलब कि यहाँ से चलने वाली वेव्स और यहाँ से चलने वाली वेव के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा, बीटा होगा, है ना। तो ये एंगल जब आपका, मैं इसको पूरे कर रहा हूँ 2 बीटा, और ये इसका जस्ट मीडिएटर पॉइंट है, तो ये क्या बनेगा आपका बीटा ही तो होगा, तो ये आपका बीटा होगा। और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं कुछ और, इसको जिस नाम दे दिया मैंने एस नाम दे दिया। चलो ये पॉइंट एस है, तो ये पॉइंट ये भी क्या बनेगा, एस ही बनेगा आपका। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। अब हम यहाँ से इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो इंटेंसिटी के लिए मैं ये बोलता हूँ कि अगर मैं यहाँ से 2 स्लिट के बीच में, भाई अगर मैं 2 स्लिट के बीच रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, चलो मैं इसको ए एम डैश कह देता हूँ, यहाँ से ए एम डैश ये बोल दिया मैंने। भाई एन स्लिट की बात करी मैंने, फिर से एन स्लिट के लिए टोटल जो 2n बीटा आ रहा था, ये इसका मिडिल पॉइंट था, तो ये एन बीटा हो गया आपका। जब ये एन बीटा हुआ तो यहाँ चलने वाली वो यहाँ चलने वाली वेव के बीच पाथ डिफरेंस एन बीटा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक ड्रॉ कर दिया और मैंने कहा कि इसके और इसके बीच जो आपका रिजल्टेंट जो फेज डिफरेंस है वो 2 बीटा है, तो ये भी आपका 2 बीटा एंगल हो गया, जैसे ये हमने किया था। मैंने इसका फिर से एक मिडिल पॉइंट खींच दिया और इस एम डैश को मैंने क्या बोल दिया, इस एम डैश को बोल दिया मैंने कि ये आपका कितना है आर डैश है ना। एम डैश कितना बोल दिया मैंने, आर डैश बोल दिया आपका यहाँ से। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2 स्लिट के बीच में, ये S1 स्लिट यहाँ है और S2 स्लिट आपकी यहाँ है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। S1 और ये S2 यहाँ पर है आपका, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो S1 और S2 के बीच में कितना है आपका, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है आपका, ये मैंने बोल दिया आर डैश है 2 स्लिट्स के बीच में। तो इसका मिडिल पॉइंट फिर से खींच दिया मैंने यहाँ पर, तो ये मिडिल पॉइंट है, इसका मतलब जब ये आर डैश है तो ये क्या बनेगा आर डैश बाई 2 बनेगा। इसका मतलब जो ए एस रहेगा वो कितना रहेगा, ए एम डैश का जस्ट हाफ रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 2 स्लिट की बात कर रहा हूँ, ये एन स्लिट थी, एन स्लिट को मैंने यहाँ बीच में पोर्शन डिवाइड किया, और मैं सिर्फ 2 स्लिट की बात कर रहा हूँ। 2 स्लिट के लिए पहली स्लिट, ये दूसरी स्लिट के लिए, तो दोनों स्लिट्स के बीच 2 बीटा का फेज डिफरेंस था। मैंने इसका फिर से एक मिडिल पॉइंट ले लिया और मैंने कहा कि ए जो एम डैश है वो आपका आर डैश के इक्वल है। 2 स्लिट S1 S2 चलने वाली वेव के बीच जो एम्पलीट्यूड आता है वो इतना आता है, जिसको मैंने आर डैश कहा था, तो ये आर डैश था,
ठीक है ना। और तो ए एस कितना होगा, ये इसका मिडिल पॉइंट अगर मान लो तो ए एस बराबर एस एम डैश, तो ए एस कितना होगा, ए एस होगा इस एम डैश का जस्ट हाफ, तो एम डैश बटे में 2, और एम डैश की वैल्यू क्या है आपकी, एम डैश की वैल्यू है आपकी, मैंने बोली है आर डैश बाई 2 हो गया। फिर से हम यहां से निकाल लें तो साइन ऑफ, अब एंगल कितना बन रहा है आपका, क्योंकि मैं निकालना चाह रहा हूं ए बी को विद रिस्पेक्ट टू सिंगल स्लिट, ए बी के लिए निकाल दिया मैंने ये, अब सिंगल स्लिट के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, तो यहां से साइन बीटा निकालना चाहता हूं, साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब ए एस अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब ए सी, यही तो होगा, तो ए एस अपॉन में ए सी। मैं इस चीज़ को यहाँ भी कर सकता था लेकिन ज़्यादा बिल्कुल एकदम टिपिकल मामला हो जाता है, इसलिए मैंने उसको अलग से बना के आपको शो किया है। सेम चीज़ है वही की वही, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो साइन बीटा बराबर ए एस अपॉन में ए सी, लास्ट सेक्शन से डिवाइड भी कर भी चुका हूँ, तो ए एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एस की वैल्यू कितना है आर डैश बाई 2, तो आर डैश बाई 2 और दैट्स इज इक्वल टू ए सी साइन ऑफ बीटा, ये आ जाएगा आपका। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 जो दोनों आई है ना, इसको हम एक दूसरे से क्या कर दें, डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करने पर, डिवाइड कर दूंगा कितना बनेगा, ये बन जाएगा r बाई 2 और इसके डिनोमिनेटर में r डैश बाई 2, दैट्स इज इक्वल टू ए सी साइन ऑफ एन बीटा, ये रहेगा, और इसके डिनोमिनेटर में रहेगा आपका ए सी साइन ऑफ बीटा होगा। ए सी से ए सी आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू जो बना है वो बन गया आर डैश साइन ऑफ एन बीटा अपॉन में कितना है आपका एन बीटा, निकल गया बिल्कुल ये, ठीक है। अब मैं यहाँ से इंटेंसिटी निकाल लेता हूँ, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो बन गया मेरे पास में, जो आर यहाँ से यहाँ तक का जो एम्पलीट्यूड था विद रिस्पेक्ट टू सिंगल स्लिट, ये हमने इतना निकाल लिया, बट आर डैश की वैल्यू क्या है मेरे पास, इतनी है, तो इस वैल्यू को यहाँ से मैं साफ करके लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ इस वैल्यू को, तो ये बन जाएगी आपकी कितनी, ये तो हो गया आर इज इक्वल टू आर डैश साइन ऑफ एन बीटा अपॉन में साइन ऑफ बीटा, एंड यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस आर डैश की जगह क्या रख दूं मैं, तो ये रख देता हूँ आर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका ए नॉट साइन एल्फा अपॉन में एल्फा, एक तो ये है, और साथ में कितना है साइन ऑफ एन बीटा अपॉन में साइन ऑफ बीटा, ठीक है। ये आया है डिफ्लेक्शन के कारण से, ये पोर्शन आया आपका इंटरफेरेंस के कारण से, इंटरफेरेंस हो रहा बाद में इसका, तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई आप, सॉरी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, ये 6 हो चुकी है, ठीक है ना, पूरा सॉल्व करने के बाद में। और इसका मैं इंटेंसिटी यहाँ निकाल देता हूँ, इसके इंटेंसिटी को साफ कर रहा हूँ अब मैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अब क्या होगी आपकी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आई आएगी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो मैं यहाँ से बना लूँगा ए नॉट का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन में एल्फा स्क्वायर और इनटू साइन ऑफ एन बीटा ओवर साइन ऑफ बीटा, और यहाँ से ये ब्रैकेट बंद और इसका होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर हो गई आपकी ये 7, ठीक है ना। तो ये आपकी इंटेंसिटी होगी और ये होगा हमारे पास में जो वैल्यू किसकी, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, वो रिजल्टेंट आपकी इंटेंसिटी यहाँ पर मिल जाती है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट इंटेंसिटी दोनों को निकाल दिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है, यहाँ से अब हम अलग अलग कंडीशंस की यहाँ बात करेंगे, और अलग अलग कंडीशंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एम्पलीट्यूड और आदि बात करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा आदि कंडीशन को हम यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यही डायग्राम मैंने फिर से ड्रॉ किया है, ये एन बीटा के लिए था 2n बीटा, तो ये एन बीटा, और मैंने इसको फिर से ये एन बीटा लिया है, तो ये एन बीटा ले लिया, यहाँ से फिर से इसको ड्रॉ किया, 2 परपेंडिकुलर एम डैश, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एडी था ना, उसी को मैंने एम के रूप में लिखा है, और इसके जस्ट मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, और इसको एम डैश को बोल दिया मैंने कितना, यहाँ से आर डैश बोल दिया है, तो एस क्या होगा, इसका जस्ट हाफ होगा, और यहाँ से फिर से जब ये एंगल 2 बीटा था, इस 2 बीटा वाले को मैंने डिवाइड किया है यहाँ से, ठीक है ना। 2 बीटा टोटल एंगल था आपका, ये टोटल एंगल 2 बीटा था, मतलब एम डैश वाला, मैं यहाँ से भी खींच सकता था इसको ऐसे करके कि ये आपका एम डैश हो जाता, फिर ये पॉइंट हो जाता। फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से फिर से इसको डिवाइड करते ये, तो ये बहुत ज़्यादा पेचीदा काम होता है, इसलिए मैंने इस ड्रॉ को अलग से ड्रॉ करके इसको यहाँ पर समझा दिया है। मतलब मैंने फाइंड कर लिया है जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू सिंगल स्लिट।